दुनिया में भारत एक ऐसा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में थर्ड नंबर पर आता है। पर उसके बावजूद भी भारत में कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे आज भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच पाई है। उसका रीज़न दोस्तों वहाँ का ट्रांसमिशन नेटवर्क है। भारत में 2 बार पावर ब्लैकआउट हुए थे। पहला पावर ब्लैकआउट दोस्तों 2001 में नॉर्थ इंडिया में हुआ था और सेकंड और सबसे बड़ा ब्लैकआउट दोस्तों जुलाई 30 और 31 2012 में नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न रीजन में हुआ था। The worst blackout in the history of the planet. More than 600 million people across India. Think of it this way. It's as if the entire population of North and Central America combined was thrown into the dark. जिसके कारण काफी इकोनॉमिकल लॉस हुआ था। काफी लोग जो ट्रैफिक में फंसे हुए थे, ट्रेन्स में फंसे हुए थे, कुछ लोग अंडरग्राउंड लिफ्ट में फंसे हुए थे, काफी इमरजेंसी केस हॉस्पिटल्स में काफी इश्यूज आए थे। उसके बावजूद भी उनको रेस्क्यू किया गया। तो दोस्तों आप इमेजिन कर सकते हैं बिना बिजली के हम कैसे रह सकते हैं और बिजली हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। बट दोस्तों बिजली होती क्या है, क्या आपने कभी सोचा? दोस्तों आज का जो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल होने वाला है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं प्रशांत स्वागत करता हूँ आपका आज के इस वीडियो में। होप आप सभी अच्छे हो। दोस्तों जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले करंट, वोल्टेज या फिर इलेक्ट्रिकल शॉक आता है। काउंटलेस ऐसे एप्लीकेशन है दोस्तों जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हम सर्वाइव नहीं कर सकते, बेहद मुश्किल होगा सर्वाइव करने के लिए। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा हिस्ट्री समझ कर लेते हैं। दोस्तों बिजली के आने के पहले बिजली की मछली के झटके के बारे में लोगों को पता था और उस झटके को वो लोग उस टाइम गाउट और सर दर्द जैसी बीमारियों को दूर करने के लिए यूज करते थे। 18वीं शताब्दी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रिसिटी में एक व्यापक शोध किया और उसके लिए उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी तक भेज दी। जून 1752 में उन्होंने एक नम पतंग के तार के नीचे एक धातु की चाबी लगाने और तूफान से खतरे भरे आकाश में पतंग उड़ाने के लिए जाने जाते। उनके एक हाथ के पिछले हिस्से की चाबी से उछलती हुई चिंगारियों के एक कारण से पता चलता है कि बिजली वास्तव में प्रकृति में विद्युत थी। 19वीं शताब्दी के लास्ट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दोस्तों काफी डेवलपमेंट देखने को मिली। दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी समझने के लिए उसका थ्योरी समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने काफी सारे एक्सपेरिमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बिहेवियर के ऑब्जर्वेशन से कुछ थ्योरी बनाई हुई है। उसमें से जो सेवरल ईयर से चलती आ रही है वो है मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मैटर। इलेक्ट्रिसिटी समझने के लिए सबसे पहले हमें एटम को समझना होगा। एटम यानी परमाणु। तो दोस्तों परमाणु होता क्या है? कोई भी रासायनिक तत्व का सबसे छोटा कण जो है दोस्तों उसे परमाणु कहते हैं। दोस्तों परमाणु हम देख सकते हैं अपने खुले आंखों से नहीं, उसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। इलेक्ट्रिसिटी समझने के लिए एटम को इनसाइड से समझना होगा और एटम को समझने के लिए दोस्तों हम बोर मॉडल यूज करेंगे। दोस्तों वीडियो जो है काफी लंबी हो सकती है, इसलिए बीच में स्किप ना करिए। दिस इज बोर मॉडल। ये अप टू द स्केल नहीं है, 2 डायमेंशनल है। इसे प्लानिटरी मॉडल भी कहा जाता है। बोर मॉडल इनएक्यूरेट भी हो सकता है बट ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी एक्सप्लेनेशन के लिए यूजफुल है। एटम में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, उससे मिलकर एटम का न्यूक्लियस बनता है और न्यूक्लियस की जो परिक्रमा कर रहे हैं उसे इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। यही इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हेंस द नेम। कोई भी एलिमेंट के एटम के प्रोटॉन्स सेम वैल्यू के होते हैं बट न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी हल्के होते हैं प्रोटॉन से न्यूक्लियस में और वो इजीली मूव हो सकते हैं और यही मूवमेंट इंपॉर्टेंट है जो इलेक्ट्रिकल करंट फॉर्म करती है। दोस्तों कुछ टाइम पहले हमने मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मैटर का जिक्र किया था। उससे हमें पता चलता है कि मैटर का नेचर इलेक्ट्रिकल है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी के पार्टिकल है यानी कि प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी दिया हुआ मटेरियल उससे इलेक्ट्रिसिटी जाएगी या नहीं जाएगी ये उस मटेरियल के कणों के संक्षेप संख्या पर निर्भर करती है। दोस्तों जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निगेटिवली चार्ज होते हैं। अगर कोई भी दिया हुआ बॉडी उसमें अगर प्रोटॉन्स की संख्या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के बराबर होगी तो वो बॉडी का रिजल्टेंट चार्ज 0 होगा और वो बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगी। अगर उस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बॉडी से हम इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी और बॉडी पॉजिटिव चार्ज प्राप्त करेगी। सेम वे अगर हम इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी और बॉडी निगेटिव चार्ज प्राप्त करेगी। दोस्तों हम जो चार्ज की बात कर रहे हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होते हैं काफ़ी हल्के होते हैं, तो उसका यूनिट सेलेक्ट करना सुविधाजनक नहीं होता है। प्रैक्टिकली कूलम को यूज करते हैं एज ए यूनिट ऑफ चार्ज। दोस्तों ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है और उनका मास काफ़ी नेग्लिजिबल होता है, तो वे बहुत मोबाइल होते हैं एज कम्पेयर टू प्रोटॉन्स।
प्रोटॉन्स जो है वो शक्ति धारण किए होते हैं न्यूक्लियस में, तो उसे रिमूव नहीं कर सकते। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू इट चार्ज, और यही प्रॉपर्टी की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है काफी मोबाइल होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है दोस्तों वो न्यूक्लियस के बाजू में घूमते रहते हैं, यानी कि मूव होते रहते हैं। तो वहाँ पर टू टाइप्स की एनर्जी होती है, एक है काइनेटिक एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से, और दूसरी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी, वो इसलिए कि न्यूक्लियस पर चार्ज है। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोस्तों वो दो एनर्जी की एडिशन होगी। इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे दूरी बनाता है न्यूक्लियस से तो उसकी एनर्जी बढ़ती रहती है। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में है उसकी एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगी, और उसी तरह जो इलेक्ट्रॉन्स थर्ड ऑर्बिट में है उनकी एनर्जी सेकंड ऑर्बिट और फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन से उनसे ज्यादा होगी। तो दोस्तों अगर हम इनसाइड ऑर्बिट की कंपैरिजन अगर लास्ट ऑर्बिट से करेंगे तो जो लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स है उनकी जो एनर्जी है वो फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन से काफी ज्यादा होगी। यही इलेक्ट्रॉन्स है दोस्तों लास्ट ऑर्बिट के जो मटेरियल की प्रॉपर्टी डिफाइन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन्स एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इट मीन्स कि दोस्तों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैन बी मैक्सिमम 8। दोस्तों ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो मटेरियल का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं। अगर कोई केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 4 से कम है तो उस मटेरियल को नॉर्मली मेटल और कंडक्टर कहा जाता है, फॉर एग्जांपल कॉपर। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 4 से ज्यादा है तो उस मटेरियल को नॉन कंडक्टर कहा जाता है। और अगर कोई केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हाफ है यानी कि 4 है तो उस मटेरियल को सेमीकंडक्टर कहा जाता है। एटम के लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे एटम के न्यूक्लियस से हाईली अटैच नहीं होते और उन्हीं को फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे इजीली मूव होते हैं एक एटम से दूसरे एटम में, यहाँ तक कि उनको ये भी पता नहीं होता कि वो कौन से एटम से है। हाँ दोस्तों, कभी कभी ये भी नोटिस किया गया कि सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते, यहाँ तक कि ये भी ऑब्जर्व किया गया कि एक एटम एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स देता है। एक स्मॉल मेटल का टुकड़ा उसमें बिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कॉपर। कॉपर के 1 क्यूबिक सेंटीमीटर टुकड़े में 8.5 इंटू 10⁻22 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एट अ रूम टेम्परेचर, और वही जरूरत होती है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के निर्धारित प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है, यानी कि फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल करंट एट अ रूम टेम्परेचर। दोस्तों आप स्थिर विद्युत शब्द और उसके प्रभाव से परिचित हो सकते हैं, यानी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। उदाहरण के लिए जब आप एक अच्छे मुलायम कारपेट पर अपने पैर फेरते तो आप एक सकारात्मक चार्ज बनाते, यानी कि पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नकारात्मक चार्ज कारपेट में खो जाते हैं। कारपेट को अक्सर एक इंसुलेटर के गुणों वाली सामग्री से बनाया जाता है। इंसुलेटर आसानी से इलेक्ट्रॉन्स नहीं छोड़ते हैं, लेकिन जब कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन्स को उन पर रगड़ा जाता है तो उन्हें स्थानीय चार्ज मिल सकता है। एक इंसुलेटर बाहरी शेल से पहले से इलेक्ट्रॉन से काफी भरा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन्स तब तक वही बैठे रहेंगे जब तक कि कोई और उन्हें दूर नहीं ले जाता। हालांकि हमारा शरीर कंडक्टर है। कंडक्टरों में शिथिल रूप से बंधे हुए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आसानी से स्थलांतरित या खो जाते हैं। इस मामले में आपका शरीर कारपेट के उस क्षेत्र में जाता है जहां आप फेरबदल कर रहे हैं। आपके और कारपेट के न्यूट्रल चार्ज होने के बजाय आपके और कारपेट के बीच एक चार्ज असंतुलन पैदा हो जा रहा है। अब जब आप किसी धातु की वस्तु को छूते, उदाहरण के लिए दरवाजे की कुंडी, तो आपको झटका लगता है। डोर नॉब में भी न्यूट्रल चार्ज, यह धातु है और धातु भी कंडक्टर है। उनके परमाणुओं के बाहरी आवरण पर शिथिल रूप से बंधे हुए इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन्स चार्ज असंतुलन को बहाल करने के लिए तुरंत आपके शरीर में चले जाते हैं, जिससे आपको झटका लगता है। प्रकृति हमेशा एक चार्ज शून्य पर तटस्थ चार्ज संतुलन की तलाश करती है। दोस्तों उच्च इलेक्ट्रॉन गतिशीलता वाले पदार्थ को चालक कहा जाता है, यानी कि कंडक्टर, और कम इलेक्ट्रॉन गतिशीलता वाले पदार्थ को इंसुलेटर कहा जाता है। एक सामान्य वस्तु जहां आप एक इंसुलेटर और कंडक्टर को एक साथ काम करते हुए देख सकते हैं तो वो एक साधारण तार में। इस विद्युत तार में एक तांबे का कोर और एक प्लास्टिक का खोल होता है। तांबा यानी कॉपर। कॉपर के एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बहुत ही कमजोर रूप से बंधे हुए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वह कॉपर को परफेक्ट कंडक्टर बनाते हैं, जबकि प्लास्टिक एक इंसुलेटर है। तार के टुकड़े में लाखों तांबे के परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को आदान प्रदान करते हैं, जिससे हम इसके साथ एक विद्युत परिपथ बना सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल सर्किट। एक विद्युत परिपथ को एक पथ के रूप में सोचे जो संभावित आवेश असंतुलन के साथ दो बिंदुओं को जोड़ता है। आमतौर पर एक ऋण चार्ज बिंदु को एक धन चार्ज बिंदु से जोड़ता है, जैसे कंचे से भरे हुए ऊंचे स्थान से कंचे रहित निचले स्थान पर जाने वाली नली में कंचे।
इन कंचों की पूरे परिपथ में कल्पना कीजिए कि प्रत्येक कंचा एक इलेक्ट्रॉन है। एक कंचे एक शक्ति स्रोत से उत्पन्न हुए हैं, उदाहरण के लिए एक बैटरी। दोस्तों, बैटरी कैसे काम करती है यह हम आपको भविष्य की वीडियो में बताएंगे। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक से धनात्मक की ओर बढ़ते हैं, यानी कि निगेटिव टू पॉजिटिव। बैटरी एक सिरे से इलेक्ट्रॉन को बाहर ढकेलती है और दूसरे सिरे से उन्हें आकर्षित करती है, जैसा कि एक को अंदर खींचा जाता है और एक को बाहर ढकेला जाता है। इलेक्ट्रॉन के अपेक्षाकृत धीमी गति से चलने के बावजूद यह प्रवाह ऊर्जा को लगभग तुरंत स्थानांतरित करने का कारण बनता है। इलेक्ट्रॉन्स का ऐसा प्रवाह बनाने के लिए हमें उन्हें कंडक्टर के साथ रास्ता प्रदान करना चाहिए, जैसे कि हमारे तार के भीतर तांबा। यदि इस मार्ग को इंसुलेटर जैसे कि प्लास्टिक, रबर या हवा से अवरुद्ध किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह जारी नहीं रहेगा और विद्युत प्रवाह रुक जाएगा। बिजली के प्रवाह की कुंजी यह है कि एक सतत विद्युत सर्किट बना रहना, इलेक्ट्रॉन के स्रोत और इलेक्ट्रॉन्स के आकर्षण के बीच एक तार को जोड़ना। सभी विद्युत उपकरण इसी तरह संचालित होते। यही कारण है कि हमारी बैटरी में दो ध्रुव होते, एक स्रोत और एक आकर्षित करने वाला, एक ऋण और एक धन। यही कारण है कि आपके बिजली के प्लग में कम से कम दो चिमटे होते हैं, एक बाहर जाने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए और एक अंदर आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन्स खर्च नहीं होते हैं, उनका अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। वे प्रभार के वाहक है और केवल अपने गंतव्य के रास्ते में ही उपयोगी हो सकते हैं। किसी भी शक्ति स्रोत के दो ध्रुवों को सीधे जोड़ना वास्तव में बहुत खतरनाक हो सकता है। इसे शॉर्ट सर्किट कहा जाता है। वो इसलिए कि बिजली के स्रोत और गंतव्य के बीच कुछ भी नहीं है, जैसे कि लैंप या टेलीविजन। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को किसी भी प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा और वहां पर तत्काल तार गर्म हो जाएगी। इसलिए बिल्डिंग में और उपकरणों में फ्यूज लगाया जाता है ताकि तार जो है ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट से बचे। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से पहले यह माना जाता था कि करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल, और वह कन्वेंशन इतना मजबूती से स्थापित है कि आज भी प्रयोग में है। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी पॉजिटिव, टेक केयर, सी यू सून।